नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुर्वेदिक औषधियों की मांग विश्व में तेजी से बढ़ रही है। लोगों के कल्याण के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन बुलाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, क्वाड वैश्विक कल्याण तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि में एक सकारात्मक शक्ति। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी का 6 स्थानों पर वर्चुअल उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन की शुरूआत से अब तक ग्रामीण परिवारों को लगभग 4 करोड़ नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया और भारत का कोविड टीकाकरण आंकड़ा 3 करोड़ के नजदीक पहुंचा। दोपहर समाचार में पुष्पलता के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है। द करंट सिचुएशन प्रेजेंट्स a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. There is growing interest towards them. The world is seeing how modern and traditional medicines both are important to further wellness. People are realizing the benefits of Ayurveda and its role in boosting immunity. प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है। उन्होंने इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। Our policy regarding Ayurveda and other Indian systems of medicine is already aligned with the Traditional Medicine Strategy 2014-2023 of World Health Organization. The WHO has also announced the setting up of the Global Center for Traditional Medicine in India. We welcome this step. You would be happy to know that already students from various countries are coming to India to study about Ayurveda and traditional medicine. This is the ideal time to think about worldwide wellness. Perhaps a global summit could be organized on this theme. श्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं। श्री मोदी ने आयुर्वेद के प्रसार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। On behalf of the government, I assure full support to the world of Ayurveda. India has set up the National Ayush Mission to promote Ayush medical system through cost-effective Ayush services. It is also working to strengthen educational systems, facilitate the enforcement of quality control for Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, drugs, and ensuring sustainable availability of raw materials. प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद मानव जीवन के कई पहलुओं पर केंद्रित है और इसे सही अर्थों में वृहद मानव विज्ञान कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पौधों से लेकर भोजन तक और शारीरिक शक्ति से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक आयुर्वेद और परंपरागत दवाओं का अद्भुत प्रभाव है। When I talk about wellness tourism, its strongest pillar is Ayurveda and traditional medicine. Imagine getting a detox in a lush green surroundings in the beautiful state of Kerala. Performing yoga by a gushing river by the mountain means in Uttarakhand. Imagine yourself in the middle of the lush green forest of the northeast.
If your life's deadlines are stressing you out, it is time to tap into the timeless culture of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र, सक्षम और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री ने कल 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पहले क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास के विजन सागर का पूरी तरह से समर्थन करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और एक स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि क्वाड सम्मेलन के अवसर पर उनकी अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ रचनात्मक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर हुए विचार विमर्श ने क्वाड को विश्व कल्याण के लिए एक रचनात्मक संगठन बना दिया है। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे सुरक्षा तथा समृद्धि के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से संचालित मुक्त और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में क्वाड नेताओं ने कहा कि वे कानून के शासन, समुद्री और हवाई मार्गों के स्वतंत्र संचालन, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और भौगोलिक एकता का समर्थन करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये 6 स्थान हैं जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बेहतरीन की जाएगी, क्योंकि लोगों को इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले, आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले, ये जरूरी है। और इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर आम्बेडकर, नेहरू जी और सारे क्रांतिकारी भी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन्हीं के बदौलत हमें आजादी मिली है। यही संदेश इस प्रदर्शनी का है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे, लोक प्रसार कार्यालय के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। पुणे के ऐतिहासिक आगा खां पैलेस में आजादी का अमृत महोत्सव पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान पुणे स्थित आगा खान पैलेस का खास महत्व है। इसी पैलेस में महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा तथा उनके सचिव महादेव देसाई, इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर बंदीवास में रखा गया था। इसी कार्यकाल में कस्तूरबा तथा महादेव देसाई, इनका पैलेस के अंदर ही देहांत हो गया था। इस पैलेस में आयोजित प्रदर्शनी में करीबन 40 पैनल्स है, जिन पर स्वाधीनता संग्राम के दृश्य तथा महान सेनानियों की जीवन कार्य अंकित है, जिनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के निदेशक प्रकाश मखदूम ने इस प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए लोगों को इस प्रदर्शनी को देखने तथा इससे प्रेरणा लेकर देश के लिए योगदान देने का आह्वान किया। आकाशवाणी समाचार के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अमृत महोत्सव के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सॉल्ट लेक के स्टीजो कॉम्प्लेक्स में स्वाधीनता आंदोलन के बारे में विशेष फोटो प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के महानिदेशक AD चौधरी ने कल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन तथा देश के स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान संबंधित चित्र दिखाए गए हैं। प्रदर्शनी में अनेक दुर्लभ फोटो और ऐतिहासिक दस्तावेज भी दिखाए गए हैं। प्रदर्शनी 16 मार्च तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।
देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ओडिशा के भुवनेश्वर में क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय ने फोटो प्रदर्शनी आयोजित की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इस प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी राजधानी भुवनेश्वर के जयदेव भवन में आयोजित की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में इस प्रदर्शनी में राज्य के स्वाधीनता सेनानियों के बारे में फोटो दिखाए गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 75 सप्ताह तक चलने वाले अमृत महोत्सव के सिलसिले में देश भर में 75 हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का आयोजन कर रहा है। 12 मार्च से शुरू हुए हुनर हाट का शीर्षक है वोकल फॉर लोकल, अर्थात स्थानीय उत्पाद के लिए मुखर होना। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए कहा कि भोपाल कौशल और कारीगरों का शहर है। भोपाल शहर हमेशा ही कौशल की सराहना करता रहा है। देश के कारीगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट स्थानीय कारीगरों के कौशल को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में 75 हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है। वे कल देहरादून में आजादी के 75 वर्ष मनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका और वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित अन्य लोगों के आजादी के लिए दी गई कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो देहरादून ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई है। इस मौके पर साइकिल दौड़ और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आकाशवाणी ने राष्ट्रव्यापी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया है, जिसमें देश की विविधता में एकता की सदियों पुरानी परंपरा को उजागर किया जा रहा है। अभियान के तहत अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भाषा, भोजन, संस्कृति और पहनावे में विविधता के बावजूद लोगों के बीच अटूट सांस्कृतिक सद्भाव को दर्शाया गया है। एक दूसरे की भाषाओं, व्यंजनों को जानना और उनकी संस्कृति, संगीत, नृत्य तथा परंपराओं का सम्मान करना एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को किसी अन्य राज्य का जोड़ीदार बनाया गया है। हमारे आइजोल संवाददाता ने बताया है कि मिजोरम को बिहार का जोड़ीदार बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुर्वेदिक औषधियों की मांग विश्व में तेजी से बढ़ रही है, लोगों के कल्याण के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन बुलाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, क्वाड वैश्विक कल्याण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि में एक सकारात्मक शक्ति। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी का 6 स्थानों पर वर्चुअल उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन की शुरूआत से अब तक ग्रामीण परिवारों को लगभग 4 करोड़ नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया और भारत का कोविड टीकाकरण आंकड़ा 3 करोड़ के नजदीक पहुंचा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जलापूर्ति के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 3 करोड़ 80 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन की आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घरों तक पानी की आपूर्ति का दायरा 1.5 साल में 17% से बढ़कर 37% हो गया है। मिशन के उद्देश्यों की सराहना करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस साल पानी के 3 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण ढंग से लक्ष्यों को प्राप्त किया है। 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। दूसरे चरण के लिए पर्चे भरने का काम भी कल समाप्त हो गया। पहले चरण में 27 मार्च को असम में 47 और पश्चिम बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दोनों राज्यों में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को और तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उधर केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की 210 अतिरिक्त कंपनियों के पश्चिम बंगाल पहुंचने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार 700 से अधिक कंपनियां ये सुनिश्चित करेंगी कि इस चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। 5 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 27 तारीख को मतदान कराया जाएगा। विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक और विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे ने चुनाव वाले 3 जिलों पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर तथा झारग्राम के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारियों के साथ कल मेदिनीपुर में कई बैठकें की। तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने पर्चे भरने शुरू कर दिए हैं। राज्य में विपक्षी दल डीएमके ने आज चेन्नई में पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने ये घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 500 घोषणाएं की गई हैं। श्री स्टालिन ने चेन्नई में संवाददाताओं को बताया कि घोषणा पत्र में शामिल वायदों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन के नाम से अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूली बच्चों को सुबह के समय दूध उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को चावल के लिए 4,000 रूपये दिए जाएंगे। शिक्षा ऋण रद्द किए जाएंगे और स्कूलों में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के संयुक्त समन्वयक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कल सेलम से प्रचार शुरू किया। पार्टी के समन्वयक और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने बोडी नायकनूर से अपना नामांकन भरा। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की कल घोषणा पत्र जारी करने की संभावना है। केरल में कल नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनाव तैयारियां जोरों पर हैं। सत्तारूढ़ एलडीएफ चुनावी बैठकों के साथ पहले ही राज्य में प्रचार तेज कर चुकी है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन फिर से धर्माडोम से सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्षी नेता रमेश चेन्निथाला ने बताया है कि कांग्रेस कल 91 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। भारतीय जनता पार्टी आज नई दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद केरल के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तेलंगाना में विधान परिषद के 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कल सवेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। 10,36,000 से अधिक स्नातक मतदाता 21 जिलों के 1,530 मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से कुल 93 उम्मीदवार और वारंगल, खम्मम, नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्र से 71 उम्मीदवार मैदान में हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि 29 मार्च को 2 सीटें रिक्त होने के कारण द्विवार्षिक चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधान परिषद सदस्य एन रामचंद्र राव और तेलंगाना राष्ट्र समिति के मौजूदा विधान परिषद सदस्य डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पुत्री वानी देवी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के टिकट पर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एल रमणा और पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर नागेश्वर ने इसे बहुकोणीय मुकाबला बना दिया है। वारंगल, खम्मम, नलगोंडा सीट पर अन्य पार्टियों के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और तेलंगाना जन समिति भी मैदान में है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 12,000 से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शशांक गोयल ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग, सीसीटीवी कैमरा या वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों की अधिक संख्या होने के कारण बड़ी मतदान पेटियों का उपयोग किया जा रहा है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वे तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय और सुब्रत मुखर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। 83 वर्ष के सिन्हा ने 2018 में भाजपा छोड़ी थी। श्री सिन्हा 1960 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वे 1984 में राजनीति में आए। सरकारी सेवा छोड़ने के बाद वे जनता पार्टी में शामिल हुए और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। वे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में नवंबर 1990 में वित्त मंत्री बने और जून 1991 तक इस पद पर रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वे दिसंबर 1998 से जुलाई 2002 तक भी वित्त मंत्री रहे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर बल दिया है कि सरकार की आलोचना सूचना के आधार पर और विश्वसनीय ढंग से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन केवल विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए सरकार के हर कदम का विरोध करना सही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि सदन के कामकाज को दिन भर के लिए निलंबित करने को नियमित प्रक्रिया बनाने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस देने से बचा जाए। श्री नायडू की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इस सप्ताह संसद में विपक्षी सदस्यों के व्यवधान के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के कामकाज की जानकारी से परिचित कराने के लिए 2 दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने सदस्यों से सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में गंभीर जानकारी जुटाने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन के दौरान 20,53,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 96.82% हो गई है। इस बीच कई राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में 2,02,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.78% है। बीते एक दिन में 24,882 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। कल 140 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,58,000 से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्याप्त कर्मचारी होने पर टीकाकरण केंद्रों को 24 घंटे काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई के नागरिकों के लिए हाल ही में कोविड ट्रैकर हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को कोविड-19 पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है और विभिन्न परीक्षण घर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हेल्पलाइन पर संपर्क कर नागरिकों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिल रही है। यदि आवश्यक हो तो मरीज के घर जाकर अधिक परीक्षण, उपचार और दवाएं भी प्रदान की जा रही है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आगे के उपचार के लिए सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्रदान
प्रदान की जा रही है। ये सभी सुविधाएं सरकारी दरों पर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रदान की जा रही है। उड़ान फाउंडेशन की इस पहल से सरकारी चिकित्सा प्रणाली पर बना तनाव कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आज दूसरे दिन भी कोविड-19 के 4000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नागपुर, बुल्ढाना, यवतमाल, अमरावती और वर्धा जिलों में भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और कोविड से होने वाली मृत्यु के दर में बढ़ोतरी के कारण कोविड से मुक्त होने वालों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। प्रशासन द्वारा आज और कल पूरी तरह से लॉकडाउन लागू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले सप्ताह में सोमवार 15 मार्च से 21 मार्च तक नागपुर जिले में पूरी तरह लॉकडाउन लगाया जाने वाला है। मुंबई उच्च न्यायालय का नागपुर खंडपीठ भी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कार्य करेगा। बुल्ढाना जिले में आज और कल पूरी तरह तालाबंदी का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा बाद में वापस ले लिया गया और अब दुकानें आज और कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। भंडारा जिला प्रशासन ने आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासनिक अधिकारी लोगों से सभी उपायों का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में कोविड-19 के मामलों में और वृद्धि न हो। आकाशवाणी समाचार के लिए नागपुर से गौरी मराठे। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 216 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 168 और लोग स्वस्थ हुए। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.81% है। वर्तमान में 1900 से अधिक सक्रिय मामले हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के कड़ाई से अनुपालन के लिए परिपत्र जारी किया है। कुछ यात्रियों के कोविड नियमों का पालन न करने के मद्देनजर आज ये परिपत्र जारी किया गया। विमान यात्रियों को समुचित रूप से मास्क लगाना होगा और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी। बार बार चेतावनी के बाद भी कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर यात्रियों को विमान से उतारने के निर्देश दिए गए हैं। इटली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अगले सप्ताह से नए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। 50% से अधिक स्कूल, दुकानें और रेस्तरां बंद रहेंगे। लोगों को केवल नौकरी, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। ईस्टर पर 3 से 5 अप्रैल के दौरान समूचा देश रेड जोन घोषित रहेगा। पिछले 6 सप्ताह से इटली में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। रोजाना 25,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर शामिल होंगे। श्री मोमेन ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बांग्लादेश की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। देहरादून दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के C5 कोच में आज आग लग गई। रेलवे ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और इस कोच के कुल 35 यात्रियों को अन्य कोच में भेजा गया है। आग से प्रभावित डिब्बे को अलग करने के बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हो गई है। राजस्थान के जोधपुर जिले में बाब पुलिस थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना सवेरे जैसलमेर बीकानेर राजमार्ग पर एक मिनी बस के गढ़ना गांव के निकट एक ट्रक से टकराने से हुई। इस बस में सवार पर्यटक दिल्ली से थे। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुर्वेदिक औषधियों की मांग विश्व में तेजी से बढ़ रही है। लोगों के कल्याण के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन बुलाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, क्वाड वैश्विक कल्याण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि में एक सकारात्मक शक्ति। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी का 6 स्थानों पर वर्चुअल उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन की शुरूआत से अब तक ग्रामीण परिवारों को लगभग 4 करोड़ नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया और भारत का कोविड टीकाकरण आंकड़ा 3 करोड़ के नजदीक पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।